हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में कि माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन का दर्द कैसे जनरेट होता है, इसके अलावा माइग्रेन के लक्षण क्या होते हैं, माइग्रेन में किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, इसके ट्रिगर्स के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके अलावा ऐसी कौन सी घरेलू फूड आइटम्स है, नेचुरल फूड आइटम्स है जिनको आप इस्तेमाल करके अपने माइग्रेन की कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपको सीवियर कंडीशन में हेल्प कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल्स में इन सभी चीज़ों को। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, माइग्रेन एक प्रकार का रिकरेंट हेडेक होता है। यह आपको यूनिलैटरल यानी सिर के एक साइड भी हो सकता है, बायलैटरल यानी सिर में आपको दोनों साइड भी ये हेडेक हो सकता है। इसके अलावा जो हेडेक का टाइप है वो नॉर्मल भी हो सकता है, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा सीवियर भी होता है। ये पल्सेटिंग टाइप का पेन इसमें आप फील कर सकते हैं। थ्रॉबिंग यानी कि धड़कन जैसा जो दर्द है वो भी इसमें हो सकता है। इसके अलावा इसके दर्द की एक और खासियत होती है कि इसमें आपको नौशिया जैसा फील होता है। कभी कभार कुछ लोगों को फर्स्ट स्टेज में नौशिया जैसी कंडीशन नहीं भी देखने को मिल सकती, लेकिन इसके सीवियर कंडीशन में आपको नौशिया वॉमिटिंग जैसा महसूस होता है। इसके अलावा आपको कुछ विजुअल डिस्टरबेंस हो सकते हैं, जैसे कि आंखों के सामने अंधेरा छाना। आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो सेरोटोनिन जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल काफ़ी कम होता है, इसलिए मूड स्विंग भी देखा जाता है। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी भी इसके साथ महसूस हो सकती है। दोस्तों, इसका दर्द आपको किसी भी समय हो सकता है। ये आपको या तो कुछ हफ्तों में भी हो सकता है, कुछ महीने में भी हो सकता है, या कुछ एपिसोड्स यानी 6-6 महीने में या 7-7 महीने के अंतर से भी हो सकता है, या सालों के अंतर से भी होता है, क्योंकि ये एपिसोडिक जैसा अटैक भी हो सकता है आपको, या फिर ये रिकरेंट किसी भी समय हो सकता है। इसकी एक ख़ास बात रहती है कि कुछ घंटों से लेकर आपको कुछ दिनों तक भी हो सकता है, या कभी कभी किसी को कुछ ही घंटों में ख़त्म हो सकता है, या कई बार ये 2 से 3 दिन तक भी मैक्सिमम हो सकता है। और ये इसकी ख़ास बात ये भी होती है कि महिलाओं में पुरुषों के कंपेयर में 3 गुना ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में जो फीमेल्स जो बॉडी होती है उसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इन चेंजेस के कारण फीमेल में जो है माइग्रेन वो मेल के कंपेयर में 3 गुना ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। कुछ लोग इसको न्यूरोवेस्कुलर कुछ थ्योरी में माना जाता है, कुछ थ्योरीज में ऐसा भी माना जाता है कि ये पूरा न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण होता है। तो जो अभी जो रिसेंट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से माइग्रेन का पेन आपको जनरेट होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनका क्या काम होता है कि वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में जो भी सेंसेशन होता है, जैसे हमें कोई टच का सेंसेशन होता है तो हमें फील होता है कि कोई ठंडा या गर्म है। वो क्यों फील होता है? क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो जो सेंसेशंस होते हैं, जो संवेदनाएं होते हैं, उनको कैरी करने की। इन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। ऐसा ही एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम सेरोटोनिन के नाम से जानते हैं। सेरोटोनिन जैसा कि हम जानते हैं फील गुड हार्मोन होता है, यानी आपको ये मूड को एलिवेट करता है, आपको अच्छा फील कराता है और ये रिलैक्स फील करता है और दिमाग को शांत करता है। जब आपके शरीर में सेरोटोनिन का लेवल नॉर्मल होता है तो आपको अच्छा फील होता है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, आप खुशी फील करते हैं। लेकिन जब यही सेरोटोनिन का लेवल आपके जो दिमाग में कम हो जाता है तो जिसके कारण आपको बहुत सारी समस्याएं आती, जैसे मूड स्विंग की प्रॉब्लम आना, एंजाइटी, डिप्रेशन होना, इवन सीजोफेनिया, दिमागी डिसऑर्डर होना, या फिर आपके जो केमिकल चेंजेस भी ब्रेन में होने लगते हैं जिसके कारण आपको माइग्रेन होता है। जब सेरोटोनिन हमारे ब्लड में जनरली जो हमारी ब्लड वेसल्स यानी जिनमें खून बहता है उन नलियों में कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, लेकिन जब सेरोटोनिन 5-HT स्पेशली इसका नाम है, जो माइग्रेन में एक्शन जिसकी होती है, सेरोटोनिन 5-HT का लेवल नॉर्मल लेवल से काफ़ी कम हो जाता है कुछ कंडीशन
कंडीशंस के कारण। तो आपको क्या होता है कि जो आपके ब्लड में कॉन्स्ट्रिक्शन करना चाहिए, ब्लड वेसल्स को, सेरोटोनिन को कॉन्स्ट्रिक्शन ना करके वो ब्लड वेसल्स में डायलिटेशन करने लगता है, यानी ब्लड वेसल को फैलाने का काम करता है। तो जब ये कंडीशन में आपको अल्टरनेट कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, अल्टरनेट डायलिटेशन होता है आपकी ब्लड वेसल्स में यानी खून की नलियों में, तो इन चेंजेस के कारण आपके ब्रेन में माइग्रेन की सिचुएशन जनरेट होती है, जिसे हम माइग्रेन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हमारे दिमाग की नसों में कुछ चेंजेस होने से, ब्लड वेसल्स में कुछ चेंजेस होने से और कुछ केमिकल चेंजेस होने के कारण ही हमें सीवियर पेन होता है, जिसे हम माइग्रेन का पेन मानते हैं। फिर भी अभी तक माइग्रेन के कुछ निश्चित कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिर भी इसके पीछे बहुत सारे ट्रिगर्स फैक्टर माने जाते हैं। इन ट्रिगर्स फैक्टर को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो लाइट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसे रोशनी के कारण उनको माइग्रेन का दर्द हो सकता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं इस रोशनी के कारण जो माइग्रेन का दर्द होता है उसे फोटोफोबिया की कंडीशन कहते हैं। दूसरी जो कंडीशन होती है, कुछ लोग सोचते हैं कि उनको ज़्यादा साउंड के लिए वो सेंसिटिव होते हैं। जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा होता है, साउंड हो रहा है, तो उनको जो माइग्रेन है उनका उस कंडीशन में ट्रिगर करने लगता है। तो इससे हम फोनोफोबिया कहते हैं, जिसमें जनरली जो साउंड के कारण आपको माइग्रेन जनरेट होता है। तीसरा इसका ट्रिगर फैक्टर ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ये हेरिडिटरी भी होता है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में आपको ऑलरेडी जो हार्मोनल चेंजेस फैमिली हिस्ट्री से मिलते हैं, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में सीजोफेनिया है या कोई मेंटल डिसऑर्डर है या ओवर सेंसिटिविटी है किसी के दिमाग में, तो उनको ये जो केमिकल चेंजेस हैं वो उनको हेरिडिटरी जनरेट होते हैं, जिसके कारण उनको माइग्रेन पेन भी हेरिडिटरी मिल सकता है। इसका चौथा कारण ऐसा माना जाता है दोस्तों कि महिलाओं में जनरली मेंसेस के समय जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उस कंडीशन में उनको प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन में फ्लक्चुएशंस होते हैं। जनरली जब ईस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल आपके बॉडी में घटने लगता है, तो उस कंडीशन में सेरोटोनिन 5-HT का लेवल भी काफ़ी हद तक घटता जाता है, जिसके कारण आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा जो पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन्स रहती हैं, जिनमें ऑलरेडी ईस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी कम होता है, तो उनमें भी माइग्रेन की समस्या होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पांचवा ये है कि दोस्तों कि ये जनरली जो माइग्रेन का पेन है वो आपको अर्ली 20s में ही देखा जाता है। अगर किसी को अर्ली 20 में माइग्रेन की समस्या है तो वो बढ़ते उनको 30-40 साल की एज तक भी हो सकती है। फिर भी अभी तक माइग्रेन की जो समस्या है वो ऐसा माना जाता है कि किसी भी एज फैक्टर में आपको हो सकती है, पर जो ज़्यादातर मेन चांसेस होते हैं वो अर्ली 20s में ही होते हैं। छठवां कारण ये हो सकता है दोस्तों कि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, जनरली हमारा जो स्लीपिंग टाइम है वो 7 से 8 घंटे का होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं या आपका जो मोबाइल स्क्रीन बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं या फिर आप कंप्यूटर पर काफ़ी देर तक काम करते हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स का स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण भी आपको स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। इवन आपका सेरोटोनिन लेवल भी डाउन होता है और आपको नींद ना आने की समस्या से भी माइग्रेन जनरेट हो सकता है। सातवां माइग्रेन का ट्रिगर फैक्टर है दोस्तों, अगर वेदर में कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके कारण भी आपको माइग्रेन के ट्रिगर्स हो सकते हैं। स्पेशली जब मॉइस्ट सीज़न होता है तो उस सीज़न में, बरसात के सीज़न में आपको माइग्रेन के ट्रिगर्स जनरली ज़्यादा देखे जाते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी सीजन्स में हो सकते हैं। अगर वेदर चेंज हो रहा है तो ये ट्रिगर्स फैक्टर्स आपके एग्रावेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि माइग्रेन के कारण आपको किन किन बीमारियों का खतरा हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि स्टार्टिंग में माइग्रेन जो है जनरली आपकी जो नसें होती हैं उनमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाने के कारण होता है। मतलब कभी आपको ब्लड वेसल्स में डायलिटेशन होता है, कभी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो इस कंडीशन में आपको जनरली हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन का खतरा बढ़ जाता है, यानी आपको इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है हार्ट में प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने के कारण। इसके अलावा आपको स्ट्रोक का खतरा भी जनरेट हो सकता है, यानी आपके ब्लड को अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता तो आप स्ट्रोक जैसी कंडीशन से भी सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर आप माइग्रेन को टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं तो।
अनदर ट्रिगर फैक्टर हो सकता है दोस्तों कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, कैफ़ीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाय का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप अल्कोहलिक हैं, इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा सिगरेट का सेवन करते हैं, तो इसके कारण भी आपको माइग्रेन के ट्रिगर हो सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे हम माइग्रेन की स्टेजेस के बारे में। यानी माइग्रेन अगर बहुत सीवियर होता है किसी किसी को, तो वो 4 स्टेज से होकर गुजरते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है प्रोडॉम स्टेज। इस स्टेज में आपको जैसे जमाई आना जैसा महसूस होगा, मूड स्विंग की प्रॉब्लम होगी, यानी आपको बहुत इरिटेशन होगा, चिड़चिड़ापन आएगा। इसके अलावा गर्दन में कभी कभार आपको अकड़न जैसा महसूस हो सकता है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है, यानी खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपको फूड की क्रेविंग्स के साथ साथ आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग सकती है, आपको यूरिनेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सभी लक्षण प्रोडॉम स्टेज में आपको देखने मिल सकते हैं। दूसरी स्टेज होती है दोस्तों ऑरा। ऑरा एक ऐसी कंडीशन होती है जो आपको माइग्रेन की समय हो सकती है, माइग्रेन के पहले भी हो सकती है। इस कंडीशन में आपको 2 तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। आपको आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, यानी आपको कुछ विजुअल डिस्टरबेंस जैसा लगेगा, या फिर आपको जो है विज़न क्लैरिटी नहीं होती है कई बार, या फिर आपको जिग-जैग जैसा लगेगा, आंखों के सामने चमक जैसा महसूस होगा। ये आपको विजुअल ऑरा हो सकता है। इसी टाइप का एक और ऑरा जिसे हम सेंसरी ऑरा कहते हैं, जैसे कि आपको चक्कर आना, आपका जो कान का वेस्टिब्यूल रहता है वो जनरली आपके बॉडी के बैलेंस का काम करता है। लेकिन जब आपका सेंसरी ऑरा मतलब आपके ब्रेन में माइग्रेन जब अटैक करता है, तो आपको जो सेंसेशंस रहते हैं वेस्टिब्यूल में वो ट्रिगर करने लगते हैं और आपको चक्कर जैसी समस्या भी आने लगती है। इसे हम सेंसरी ऑरा कहते हैं। तो ये जो ऑरा की स्टेज होती है वो दूसरी स्टेज होती है माइग्रेन की। तीसरी स्टेज होती है जिसे हम अटैक कहते हैं। इस कंडीशन में आपको बहुत सीवियर पेन होगा, या तो आपके सिर के एक साइड दर्द होगा, एक हिस्से में दर्द हो सकता है, आपको बाइलेटरल यानी दोनों साइड हेडेक हो सकता है। इसके साथ आपको गर्दन में दर्द, आँखों में दर्द, ये भी समस्या हो सकती है। और इसका जो टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन है, वो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक भी हो सकता है। आपको 10 से 15 मिनट में ही ये सबसाइड हो जाए, हो सकता है आपको 1 से 2 दिन यानी 72 घंटे तक भी प्रॉब्लम हो सकती है। चौथी स्टेज माइग्रेन की जो होती है वो पोस्ट ट्रॉम के नाम से जानी जाती है। ये माइग्रेन की अटैक स्टेज के बाद आती है। इसमें आपको पेन ख़त्म हो जाता है, और दूसरा इस स्टेज में आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा थकान, सुस्ती महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, शरीर में काफ़ी वीकनेस फील करते हैं। तो दोस्तों ये 4 स्टेज होती है। माइग्रेन स्टार्ट होने के पहले आपको प्रीडॉम स्टेज, यानी आपको इस तरह से फील होने लगता है जब आपके शरीर में सेरोटोनिन का लेवल डाउन होने लगता है। फिर दूसरी स्टेज होती है ऑरा, यानी आपकी जो सेंसरी और विजुअल ऑर्गन्स इसमें अफेक्टेड होने लगते हैं। तीसरी स्टेज अटैक्स, यानी आपको माइग्रेन का सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है, पेन होता रहता है कंटिन्यू। और चौथी स्टेज जब पेन सबसाइड होता है तो आपको वीकनेस फील होती है। इन 4 स्टेजेस में हमने माइग्रेन को डिवाइड किया है। इनके लक्षणों को आप इन 4 स्टेजेस से समझ सकते हैं कि आपको माइग्रेन कैसे स्टार्ट होता है और कैसे कैसे माइग्रेन का जो अटैक्स हैं वो ख़त्म होते हैं। अपनी डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे आपको माइग्रेन के ट्रिगर्स कम हो सकते हैं। इवन आपकी जो माइग्रेन की समस्या उसको काफ़ी हद तक आप उसमें रिलीफ पा सकते हैं। तो इसके पहले जब हम डाइटरी फैक्टर्स यानी कि आपकी डाइट की बात करें, उसके पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे जो मिनरल्स होते हैं या कौन से वाइटमिन्स होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी के कारण आपको माइग्रेन की संभावना बहुत गुना तक बढ़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम हमारे नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत ही ज़रूरी मिनरल होता है हमारे ब्रेन के लिए। दोस्तों जब मैग्नीशियम हमारे सेरोटोनिन लेवल को भी बूस्ट करता है और हमारे सेरोटोनिन को बनाने के लिए जो एक ज़रूरी प्रोटीन होता है जिसे हम ट्रिप्टोफेन कहते हैं, इसको बनाने में भी मददगार होते हैं। मैग्नीशियम इतना ज़रूरी होता है कि आपके ब्रेन की कंडीशन को बूस्ट करता है, आपके मूड को एलिवेट करने का काम करता है और आपको अच्छा फील करा सकता है। और ये एक एंटी डिप्रेशन की तरह भी काम करता है, आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में भी मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल होता है।
तो जब हमारे शरीर में सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में कम होता है तो उस कंडीशन में हमें माइग्रेन के अटैक्स आते हैं। तो सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए ही हमें मैग्नीशियम का यूज़ करना है अपनी डाइट में। तो जो मैग्नीशियम होता है वो ट्रिप्टोफेन प्रोटीन को बनाएगा और इसी जो मैग्नीशियम एक कोफैक्टर की तरह काम करता है, यानी आपके ट्रिप्टोफेन को ये कन्वर्ट करता है सेरोटोनिन में। इसलिए मैग्नीशियम का हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। आइए जानते हैं कि मैग्नीशियम रिच डाइट के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। दोस्तों, मैग्नीशियम रिच डाइट के लिए सबसे पहले आता है पम्पकिन सीड। ये पम्पकिन सीड मैग्नीशियम और जिंक का तो रिचेस्ट सोर्स होता ही है। इसके साथ साथ ये आपके नेचुरल ट्रिप्टोफेन को बढ़ाता है, जो कि सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। आप पम्पकिन सीड के पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं दूध के साथ, या आप पम्पकिन सीड को डायरेक्ट चबाकर भी खा सकते हैं। दूसरा अगेन जो है मैग्नीशियम के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, वो है बादाम। आपको 1 आउंस बादाम से आपको 80 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रोवाइड होता है। मैग्नीशियम के लिए बादाम बहुत अच्छा सोर्स है, आपके सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने में मददगार होते हैं। दूसरा जो है वो चिया सीड है। 1 आउंस ऑफ चिया सीड से आपको 95 मिलीग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम प्रोवाइड होता है। इसके अलावा आप कैश्यूज़ ले सकते हैं, यानी 1 आउंस कैश्यूज़ अगर आप खाते हैं तो आपको इससे 80 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रोवाइड होता है। ये सभी मैग्नीशियम के लिए बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। इसके अलावा आप केले का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रूट में। केले में आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ ये मिनरल से भरपूर होता है और मैग्नीशियम का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। यानी कि 1 मीडियम साइज बनाना से आपको 61 मिलीग्राम मैग्नीशियम प्रोवाइड होता है, जो कि माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। अगेन आप स्पिनच यानी पालक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 100 ग्राम ऑफ पालक में 93 मिलीग्राम कैल्शियम मैग्नीशियम प्रोवाइड होता है, जो कि अगेन माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में एवोकेडोज को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एप्पल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल भी मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। दोस्तों, ये सभी मैग्नीशियम रिच डाइट आपके ट्रिप्टोफेन को बनाने में मददगार होते हैं। यही ट्रिप्टोफेन सेरोटोनिन में कन्वर्ट होता है मैग्नीशियम के प्रेजेंस में। इसलिए मैग्नीशियम रिच डाइट को जब आप लेते हैं तो आपके सेरोटोनिन लेवल को बूस्ट करते हैं, जिससे आपकी माइग्रेन की जो कंप्लेंट्स है वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। बहुत सारी स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि विटामिन डी, यानी अगर आप सनलाइट नहीं लेते हैं, आप विटामिन डी रिच फूड इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो भी आपके शरीर में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। क्योंकि दोस्तों, मैग्नीशियम एक ऐसा कोफैक्टर होता है जो विटामिन डी के प्रेजेंस में ही आपकी आंतों में एब्जॉर्ब होता है। क्योंकि अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको प्रॉपर मैग्नीशियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, और मैग्नीशियम के एब्जॉर्ब ना होने से आपको सेरोटोनिन हार्मोन की डेफिशिएंसी रहेगी, जिससे कि आपको माइग्रेन के ट्रिगर्स ज़्यादा होंगे। तो आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए आप सनलाइट में बैठें। इसके अलावा विटामिन डी रिच डाइट आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। बहुत सारी स्टडीज़ में ये भी माना गया है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन B12 हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे जो नर्व्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके चारों तरफ एक शीथ होती है, कवरिंग होती है, जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। इस माइलिन शीथ के फॉर्मेशन में, सेंसेशंस को कैरी करने में ये सभी रोल प्ले करता है विटामिन B12। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन प्रॉपरली जो है वो वर्क नहीं करते, जिसके कारण हमें माइग्रेन के ट्रिगर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी डेफिशिएंसी के लिए, यानी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए आप क्या क्या डाइट लें, इसको जानते हैं। दोस्तों, आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए फोर्टिफाइड जो प्लांट मिल्क होते हैं, जैसे आलमंड मिल्क है, सोया मिल्क को आप यूज़ कर सकते हैं। लो फैट मिल्क का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप योगर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर यूज़ कर सकते हैं, टोफू यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप काऊ मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं और डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो डाइट है,
करें, स्पेशली मैग्नीशियम रिच डाइट आप इस्तेमाल करें, आप विटामिन डी से रिच डाइट इस्तेमाल करें और विटामिन B12 से रिच डाइट आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी माइग्रेन की जो ट्रिगरेंस की समस्या है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसको प्रॉपरली मैनेज करके इन डाइट को फॉलो करेंगे तो आप माइग्रेन की समस्या को बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, यानी आपके अगर कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं तो आप उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको नॉइज़ से प्रॉब्लम होती है, लाइट से प्रॉब्लम होती है तो आप ज़्यादा नॉइज़ में रहना अवॉइड करें, ज़्यादा लाइट वाले रूम में रहना अवॉइड करें। जब आप सोते हैं तो प्रॉपर आप लाइट को ऑफ करके सोएं, इससे आपका सेरोटोनिन हार्मोन है वो नॉर्मलाइज होगा और आपको अच्छी नींद भी आएगी। और तीसरा है आप प्रॉपर स्लीप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बराबर लें। चौथा है कि अगर आप भूखे रहते हैं, ज़्यादा देर खाली पेट रहते हैं तो इससे भी आपको माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है, तो आप प्रॉपरली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टाइम टू टाइम करें। पांचवा है दोस्तों कि अगर आप ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल या सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसको कम करें, क्योंकि ये जब आप कंटिन्यू लेते रहते हैं तो इनसे आपको एडिक्शन हो जाता है। जब आप इनको छोड़ते हैं तो आपके विड्रॉल सिम्टम में माइग्रेन भी एक विड्रॉल का सिम्टम हो सकता है, इसलिए इन चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें या फिर आप टोटली अवॉइड करें। इसके अलावा आप मैग्नीशियम, विटामिन B12 और विटामिन डी से रिच डाइट को ज़रूर फॉलो करें। आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करेगी और आपके सेरोटोनिन को इम्प्रूव करके आपकी माइग्रेन की कंडीशन में हेल्प करेगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे माइग्रेन के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। मैं आपको माइग्रेन की बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रही हूँ, जिनको इस्तेमाल आप करेंगे तो आप इसके रिजल्ट्स खुद देखेंगे। सबसे पहले अगर आपको राइट साइडेड यानी कि दाहिनी तरफ अगर आपको माइग्रेन का पेन है तो आपको सैंगुनेरिया कैनेडेंसिस जो मेडिसिन है 30 CH में आपको इस्तेमाल करना है। इसकी 2-2 बूंद आपको डायरेक्ट टंग पर सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार लेना है। इसका पिक्चर मैंने स्क्रीन पे लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कंपनी की मेडिसिन लगाई है, आप चाहें तो आपको जिस भी कंपनी की सैंगुनेरिया कैनेडेंसिस 30 CH में अवेलेबल हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन को या तो आप किसी होम्योपैथिक शॉप से परचेज कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी इस मेडिसिन को ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इस मेडिसिन को आपको दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। 15 दिन आप लगातार इस्तेमाल करेंगे और अगर 15 दिन में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आप इसको कंटिन्यू 1 से 2 महीने तक भी लगातार रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी जो राइट साइडेड हेडेक यानी माइग्रेन की समस्या है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन है स्पीजेलिया 30 CH में। ये आपके लेफ़्ट साइडेड अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, लेफ़्ट साइड में आपको दर्द होता है सर में, तो आप इस मेडिसिन को भी सुबह, दोपहर, शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट बिना पानी के आपको डायरेक्ट टंग पर इस्तेमाल करना है और इसको भी 15 दिन आपको कंटिन्यू करना है। अगर आपको आराम मिलता है, रिजल्ट मिलते हैं तो आप 1 से 2 महीने तक भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर किसी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप से जिस भी कंपनी का अवेलेबल हो आप परचेज कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है आयरिस वर्सिकोलोर 30 CH में। ये भी एक अगेन माइग्रेन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिनको अगर पूरे सर में दर्द होता है, इसके अलावा जिनको उल्टी होने के बाद आराम महसूस होता है या फिर जिनको नोशिया, वॉमिटिंग जैसी सेंसेशंस बनी रहती हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। आयरिस वर्सिकोलोर आपको पूरे सिर में दर्द के लिए है और इस मेडिसिन को आपको सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार 2-2 बूंद आपको 15 से 20 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। आराम मिलता है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आयरिस वर्सिकोलोर को दाहिने या बाएं या पूरे सिर की कंडीशन, तीनों कंडीशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसी तरह के और वीडियो के अपडेट के लिए मुझे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।